नमस्कार। आप देख रहे हैं पीके हिंदी न्यूज। मेरा नाम है राधेश्याम। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 4 अप्रैल 2025 और वार है शुक्रवार। जय जय श्री राधे। चलिए पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। गोरखपुर बनेगा एथनॉल उत्पादन का हब, सीएम करेंगे अनाज आधारित प्लांट का उद्घाटन, बताएंगे पूरी खबर। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा, कब तक आ सकता है रिजल्ट, बताएंगे पूरी खबर। यूपी वाले हो जाएं बारिश के लिए तैयार, कल से इन जिलों में हो सकती है बारिश, बताएंगे पूरी खबर। यूपी में अलर्ट, सभी पुलिस अधिकारियों कर्मियों की छुट्टियां रद्द, बताएंगे पूरी खबर। वक्फ बिल राज्यसभा में पास हुआ तो कोर्ट जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नीतीश नायडू पर उठाए सवाल, बताएंगे पूरी खबर। हाईटेक होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ट्रैफिक और मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी, यूपीडा लगाएगा ये सिस्टम, बताएंगे पूरी खबर। स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ट्रैफिक नियमों का पाठ, शासन ने जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश, बताएंगे पूरी खबर। भीषण गर्मी के लिए काशी तैयार, सीएसआर फंड से लगेंगे आरओ वाले वाटर कूलर, राहगीरों को आसानी से मिलेगा पानी, बताएंगे पूरी खबर। जल्द आएगा ज्ञानवापी पर फैसला, मंदिर बनाने की तैयारी करिए, काशी में बोले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, बताएंगे पूरी खबर। काशी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, पुलिस लाइन में G+ भवनों 56 पुस्तकालयों का करेंगे लोकार्पण, बताएंगे पूरी खबर। आईटीआई के साथ अब इंटरमीडिएट भी कर सकेंगे, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार बायोफ्यूल जैव ईंधन पर खासा जोर दे रही हैं। इस लिहाज से एथेनॉल को एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। एथेनॉल उत्पादन के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप यूपी देश का नंबर 1 एथेनॉल उत्पादक राज्य बन चुका है। राज्य के एथेनॉल उत्पादन में अब गोरखपुर भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। जिले में एक बड़े एथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होने जा रहा है। 2 और प्लांट आने वाले दिनों में योगदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक ही जिले में 3 स्थानों पर एथेनॉल उत्पादन होने से गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन का हब बनकर उभरेगा। ग्रीन एनर्जी के केंद्र के रूप में उभर रहा गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा गोरखपुर को ग्रीन एनर्जी के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की है। इसी क्रम में योगी सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीति से गोरखपुर में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट गीडा के सेक्टर 26 में बनकर तैयार हो चुका है। 1200 करोड़ रुपए की यह निवेश परियोजना मैसर्स केआन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की है। इसके प्लांट का शिलान्यास 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और अब 6 अप्रैल को उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों प्रस्तावित है। केआन डिस्टिलरी के प्रबंध निदेशक विनय सिंह बताते हैं कि उनकी डिस्टिलरी में अनाज, चावल और मक्का आधारित एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया है। प्रथम चरण में 3 लाख लीटर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता का प्लांट क्रियाशील किया गया है। 3 चरणों में इसके विस्तार के बाद कुल उत्पादन क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन की हो जाएगी। एथेनॉल की खपत के लिए इंडियन ऑयल के साथ केआन का पहले ही MOU हो चुका है। इस प्लांट ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 4000 लोगों के लिए रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त किया है। योगी सरकार की पहल पर पिपराइच चीनी मिल में भी एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। एथेनॉल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी है। इस डिस्टिलरी की उत्पादन क्षमता 60,000 लीटर प्रतिदिन होगी। यहाँ गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाले प्लांट की स्थापना की जा सकती है। इस चीनी मिल में एथेनॉल उत्पादन होने से किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान और त्वरित हो सकेगा। जिले के धुरियापार में भी आने वाले दिनों में एथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ सरकार की पहल पर इंडियन ऑयल की बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स की परियोजना मूर्त हो रही है। इस परियोजना के पहले चरण में 165 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस CBG का प्लांट लोकार्पित हो चुका है। बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में एथेनॉल का उत्पादन होगा। प्रयागराज यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित अवधि में बुधवार को पूर्ण हो गया। अंतिम दिन यानी बुधवार को शेष रह गए 4 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षकों ने किया। मूल्यांकन पूरा होने के साथ ही अब यूपी बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी तेज कर दी है। बोर्ड ने परीक्षा यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट संचालन प्रक्रिया में अप्रैल अंत तक परिणाम घोषित किया जाना पूर्व में ही प्रस्तावित किया है। ऐसे में मूल्यांकन तय अवधि में पूर्ण हो जाने से अब अप्रैल माह के अंत तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है, यानी रिजल्ट 20 से 30 अप्रैल के बीच जारी किया जा सका है। सचिव भगवती सिंह ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश में 261 केंद्र बनाए थे। मूल्यांकन कार्य 19 मार्च से आरंभ हुआ था।
हाई स्कूल परीक्षा की 1,63,22,248 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 84,122 परीक्षक व 8,473 उप प्रधान परीक्षक नियुक्त किए गए थे। इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा की 1,33,71,607 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 50,601 परीक्षक व 5,471 उप प्रधान परीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in का लिंक पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पे आपको जिस कक्षा का रिजल्ट चेक करना है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करना होगा। रोल नंबर सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां से नतीजे चेक करने के साथ ही मार्कशीट की प्रति भी डाउनलोड कर सकेंगे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी प्रभावों के कारण हो सकता है। इन जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आगरा में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी के वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि यह बारिश पूरे राज्य में नहीं होगी, बल्कि कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही रहेगी। तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से खुले इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। किसानों को भी अपनी फसल सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। ईद व रामनवमी की सुरक्षा व्यवस्था के बीच वक्फ बिल के विरोध को देखते हुए सभी जिलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरते जाने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसके दृष्टिगत सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। जिन अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के अवकाश स्वीकृत हो गए थे, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर वापस आने का निर्देश दिया गया है। आईजी कानून व्यवस्था की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है। डीजीपी ने सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस अधिकारियों को फील्ड पर भ्रमणशील रहने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस गश्त कराए जाने का निर्देश दिया है। बता दें, लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारी हंगामे के बीच इस विधेयक को पेश किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक का जमकर विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको जवाब भी दिया। अमित शाह ने कहा कि विधेयक पर बनी जेपीसी कमेटी के सुझाव को कैबिनेट ने मंजूर किया है। ऐसे में पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब नहीं है। अगर ये कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर आता तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर सकते थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस के जमाने जैसी कमेटी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हाईटेक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS बनेगा। यह ट्रैफिक सेंसर, कैमरे और मौसम स्टेशनों सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकीकृत कर सड़क नेटवर्क पर सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक प्रबंधन करेगा। इससे आपात स्थितियों पर तत्काल नियंत्रण, सटीक विश्लेषण और सड़क सुरक्षा में सुधार की तकनीक विकसित होगी। इसके लिए यूपीडा ने एजेंसी के चयन को मंजूरी दे दी है। दरअसल यूपीडा सभी एक्सप्रेसवे को चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर रहा है। सिस्टम इस तरह विकसित किया जा रहा है जिसमें सुरक्षा और आपात स्थिति रियल टाइम जानकारी मिलेगी। इसी रणनीति के तहत एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर की गई है। ATMS से यातायात प्रवाह सुचारू, भीड़भाड़ कम करने, घटनाओं की निगरानी और ड्राइवरों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियम का पाठ शामिल किया जाएगा। बेसिक स्कूलों में कक्षा 8 तक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है। छोटी उम्र से ही छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। इसके लिए शासन की ओर से निर्देश भी जारी हो गए हैं। अभी तक विभिन्न जागरूकता रैलियों और कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाती रही है। यातायात नियमों की पढ़ाई को अनिवार्य पहली बार किया गया है। शासन की ओर से नए शिक्षण सत्र में इसका पाठ्यक्रम जोड़ने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही स्कूल बस, वैन संचालकों व चालकों के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें चालक, परिचालक की वर्दी, उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। साथ ही ब्लैक स्पॉट पर सावधानियां बरतते हुए वाहनों की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखने और ओवरटेक न करने की सलाह दी गई है। DIOS अरुण कुमार ने बताया कि हादसों की रोकथाम के लिए छात्रों को यातायात के नियम सिखाए जाएंगे, इसलिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
हादसों और जान गंवाने वालों के मामले में कानपुर प्रदेश में सबसे आगे है। 5 साल में जिले में 6,792 हादसे हुए। इनमें 2,999 लोगों की जान गई और 4,860 लोग घायल हुए। सबसे अधिक दुर्घटनाएं यातायात नियमों का पालन न करने, आमने सामने भिड़ंत व तेज गति से वाहन चलाने से हुई है। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने बुधवार को स्मार्ट सिटी के मीटिंग सभागार में नगर निगम व जल निगम के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल के लिए नगर में सभी स्टैंड पोस्टों को ठीक कराया जाए ताकि राहगीरों को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके। नगर में लंका, 80, गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट, राजघाट, ट्रॉमा सेंटर, मंडुवाडी है, रथ यात्रा, चितरंजन पार्क, मैदागिन, रविदास गेट इत्यादि जगहों पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए वाटर कूलर के साथ ROCSR फंड से लगवाएं। सुप्रीम कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी से बाबा विश्वेश्वर महादेव की मुक्ति का समय जल्द आने वाला है। न्यायालय में चल रही कार्रवाई अब परिणाम की ओर है। ASI की जांच में तथाकथित फव्वारा शिवलिंग ही निकलेगा। न्यायालय अपना निर्णय समय से देगा, लेकिन बाबा के भक्तों को आदि विश्वेश्वर महादेव के अष्टकोणीय भव्य मंदिर बनाने के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि निर्णय आने के तुरंत बाद ही भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G+ भवनों, 56 मोबाइल पुस्तकालयों और सेवापुरी के बरकी गांव बने सरदार पटेल महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। मानसिक अस्पताल के सामने बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। जिले भर में बनने वाली और बन चुकी सड़कों का लोकार्पण करेंगे। इसकी सूची बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ही लोकार्पण व शिलान्यास वाली विकास परियोजनाओं की सूची फाइनल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को काशी आएंगे, PM रैली करेंगे। साथ ही काशीवासियों को 2,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के अब विद्यार्थियों को नियमित कोर्स के साथ ही इंटरमीडिएट करने की भी सुविधा मिलेगी। नई शिक्षा नीति के आधार पर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCVT ने विद्यार्थियों को यह सुविधा देने की तैयारी की है। ITI विद्यार्थियों को अभी वैकल्पिक रूप में 12वीं के लिए किसी एक भाषा विषय की परीक्षा देने की सुविधा है। अंग्रेजी या हिंदी विषय की परीक्षा में सफल होने पर उन्हें 12वीं का प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है, लेकिन नई शिक्षा नीति के आधार पर अब नियमित पढ़ाई की योजना बनाई जा रही है। ITI के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार ने बताया कि ITI के बाद विद्यार्थी आगे की पढ़ाई भी नियमित रूप से कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा धमाकेदार खबरें। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और आपका दिन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।